18 नवंबर 1962 की वो रात, संख्या में दुश्मन 1000 गुना बढ़ा। सामने थे चीन की बहुत विशाल सेना, जैसा आपने बोला। तकरीबन 5000 का नंबर बताया जाता है और हम लोग थे केवल 120। किसी को 35 तो किसी को 45 गोलियां लगी। जो ब्रिगेड कमांडर थे, जिसके अंडर में ये 13 कुमाऊं बटालियन थी, उनका मैसेज कुछ दिन पहले आया था मेजर शैतान सिंह के पास, जो इस कंपनी को लीड कर रहे थे, कि आपके पास में 600 राउंड है। जब आपके जवानों की गोलियां खत्म हो जाए तब आप पीछे आ जाए। एक भी आदमी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, चाहे वो 3000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, हम लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। जब उनकी बुलेट्स खत्म हो गई और चाइनीज फिर भी आते जा रहे हैं, तो वो ट्रेंचेस से जंप मार के बाहर निकल के, और जो बंदूक के आगे में वो बेनट लगा होता है, जो एक चक्कू टाइप लगा होता है, उससे भी जाके उन्होंने अटैक किया, उससे भी जाके उन्होंने मारने की कोशिश की। ट्रिगर गार्ड में अपनी उंगली डालोगे, ट्रिगर गार्ड में उंगली घुस ही नहीं सकती। ट्रिगर पे उंगली लगाओ, नेकेड फिंगर -25 डिग्रीज में मेटल के ऊपर, वो मेटल के साथ चिपक जाएगी आपकी स्किन। सारे सोल्जर्स की स्किन चिपक गई थी। तब इनकी सारों की उंगलियां वेपन्स के साथ चिपकी हुई थी, हाथ काटे इनके। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ये सोच के कि 30,000 लोग भेज के कश्मीर में वो कश्मीर को पूरे को हड़प लेंगे। वो उसमें इसलिए फेल हो गए क्योंकि इस 3 साल में हमारी आर्मी ने काफी हद तक अपने आप को मॉडर्नाइज कर दिया था। 18 नवंबर 1962 की वो रात, समय तड़के 2 बजे, ठंड -25 डिग्री, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सर्द हवाएं और मौत सा सन्नाटा। उसी बर्फ के बीच लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर खड़े थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवान, और सामने थी चीन की सेना, हथियारों और गोला बारूद से लैस, और संख्या में दुश्मन 1000 गुना बढ़ा। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें हिम्मत, बलिदान, देश प्रेम सब एक साथ गुथे हुए हैं। किताब बैटल ऑफ रेजिंगला में बताया गया है, लड़ाई शुरू हुई, गोलियां बरसी, गोलियां लगी और शरीर छलनी हो गए। किसी को 35 तो किसी को 45 गोलियां लगी, पर कोई पीछे नहीं हटा। आखिरी दम तक हर सिपाही अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव कुमार मिश्रा और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में बैटल ऑफ रेजिंगला के लेखक कुलप्रीत यादव जी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। अच्छा सर, हम इस किताब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 18 नवंबर 1962 का वो दिन आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानियों में सबसे ऊपर रखा जाता है। आखिर उस दिन ऐसा क्या घटित हुआ था कि आज भी लोग उस दिन को याद रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहता हूं कि इस बैटल के बारे में सारे हिंदुस्तान को, खास करके जो युवा लोग हैं, उनको पता चले। देखिए, जैसा आपने बोला, -25 डिग्रीज टेम्परेचर था। रेजांगला बेसिकली एक पास है लद्दाख में, वहाँ पे हमारी सेना तैनात थी। सामने थे चीन की बहुत विशाल सेना, जैसा आपने बोला। तकरीबन 5000 का नंबर बताया जाता है और हम लोग थे केवल 120, और 120 लोग भी 3 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। हम अपने बंकर्स में, हम अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे अपने वेपन लेके और इंतज़ार कर रहे थे कि चाइना वाले कब आएंगे। सबसे कमाल की बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना को इस बात का अंदाज़ा था कि चाइना यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो जो ब्रिगेडियर रैना,
जो ब्रिगेड कमांडर थे जिसके अंडर में ये 13 कुमाऊं बटालियन थी, उनका मैसेज कुछ दिन पहले आया था मेजर शैतान सिंह के पास, जो इस कंपनी को लीड कर रहे थे, कि आपके पास में 600 राउंड है, जब आपके जवानों की गोलियां खत्म हो जाएं तब आप पीछे आ जाना। इसको आर्मी में ऑर्गेनाइज्ड रिट्रीट बोलते हैं, क्योंकि हम तो आपको गोला बारूद वहां तक दे नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा पीछे आ जाना और अच्छी लोकेशन को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम आपको पीछे से आपको गोलियां भी देंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 120 जवानों ने, जब मेजर शैतान सिंह ने उनको बताया, तब उन्होंने ये फैसला किया कि हम में से एक भी आदमी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, चाहे वो 3000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, हम लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। और ध्रुव, मैं आपको सच बात बताऊं तो उन्होंने ये करके दिखाया। दे फॉट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, यहां तक कि जब उनकी बुलेट्स खत्म हो गई और चाइनीज फिर भी आते जा रहे हैं, तो वो ट्रेंचेस से जंप मार के बाहर निकल के, और जो बंदूक के आगे में वो बेनट लगा होता है, जो एक चक्कू टाइप लगा होता है, उससे भी जाके उन्होंने अटैक किया, उससे भी जाके उन्होंने मारने की कोशिश की। आम आदमी सोच सकता है कि भाई इतनी सारी बातें कैसे पता चली, क्योंकि इन 120 में से 110 लोग तो शहीद हो गए थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे। हुआ कुछ इस तरह से, ये तो नवंबर 18 की रात है, हुआ कुछ इस तरह से कि इंडियन आर्मी इन जवानों के बारे में और इनके डिफेंस के बारे में भूल गई कि कैसे इन्होंने चाइना को रोका कि हमारी एयरफील्ड ना कैप्चर कर लें। और वो 1962 का एक बड़ा दुविधा वाला, हिंदुस्तान की बड़ी पीड़ा वाला समय था, और ये जवान वहीं पे ही रह गए बर्फ में जमे हुए। जब जनवरी में किसी गडरिये ने, लद्दाख के गडरिये ने इनको देखा, वो लोअर ऑल्टीट्यूड से ऊपर आया अपने जानवरों को लाने के लिए, जब उसने देखा कि जवान आज भी खड़े हुए हैं बंदूक तान के और सबके सीने पे गोली है, उसने फटाफट भाग के आर्मी को बताया, आर्मी ने यूनिट को बताया, यूनिट से हेडक्वार्टर दिल्ली में न्यूज़ आई, उन्होंने ब्रिगेडियर रैना जो ब्रिगेड कमांडर थे उनको भेजा, वो रेड क्रॉस को लेके, मीडिया को लेके जब वहां पे पहुंचे हैं, आप सोचिए 3 किलोमीटर के एरिया में 3 प्लाटून 7, 8 और 9 और मेजर शैतान सिंह का पीछे कंपनी कमांडर का पोस्ट 3 mm वहां पे जो वो है 3 इंच मोटार जो है, वो सब उसमें सारे सोल्जर्स वैसे ही फ्रोजन है, एज इफ जो लास्ट लड़ाई का जो लास्ट सीन था वो पूरा का पूरा वहां पे फ्रोजन हो गया था। इसी वजह से इंडियन आर्मी कंक्लूड कर पाई कि कितनी बहादुरी से ये लोग लड़े हैं और इन्होंने चुशूल एयरफील्ड जो हमारी पीछे थी उसको बचाया है। तो आप ये सोचिए, आर्मी ने बोल दिया कि आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन जवानों ने फैसला किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए और 110 जवान शहीद हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी सबके वैलर को रिकॉग्नाइज किया। इसमें एक परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह साहब को अवार्ड किया गया, साथ में 8 वीर चक्र अवार्ड किए गए, एक कंपनी में 8 वीर चक्र अवार्ड किए गए और 4 सेना मेडल मिले और एक मेंशन इन डिस्पैच। बट मैं आखिरी में एक और बात ये बोलना चाहूँगा कि जब आपने किताब पढ़ी होगी तो रियलाइज़ किया होगा कि ये अवार्ड भी कम है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे लोगों ने इतनी बहादुरी दिखाते हुए अपने प्राण का बलिदान दिया, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। सर, इसमें जब हम युद्ध की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, तो उस युद्ध में कुछ ऐसी और कहानियां निकल के आई थी कि लोगों ने खुद को मोटिवेट कैसे किया, और उस टाइम हमारे जो सैनिक वहाँ पे थे उनकी सिचुएशन क्या थी? देखिए, मोटिवेट तो ऐसे ही किया कि कमाल की बात देखिए आप, ये बटालियन है 13 कुमाऊं। आम आदमी सोचेंगे इसमें सारे कुमाऊं के लोग हैं जी, इसमें एक भी कुमाऊं का आदमी नहीं है। अच्छा। ये सारे के सारे ज़्यादातर 90% लोग जो हैं वो हरियाणा के हैं और वो अहीर हैं, वो यादव हैं सारे। वेस्टर्न यूपी से कुछ हैं, ज़्यादातर हरियाणा के हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम से ये जो है ये चल रहा है कि अंग्रेज़ों ने क्योंकि 1857 में राव तुलाराम के अंडर में अहीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट बैटल मानी जाती है। उस पर मेरी किताब नवंबर में आ रही है, कॉल्ड बैटल ऑफ नारनौल। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात का आभास हो गया था कि बाकी सारी कम्युनिटीज़ को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन ये कम्युनिटी जो है ये हमारे साथ लड़ाई करेगी और जैसे इन्होंने लड़ाई किया था प्रॉब्लम करेगी। तो दे टुक अ डिसीजन कि इनको आर्मी में नहीं लेना है,
अब आपको पता है 1857 के बाद में इतनी गरीबी आ गई, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने निचोड़ दिया। सबको पता है हमारी जीडीपी का क्या हाल हो गया। तो फाइनली, लेकिन बहादुर लोग हैं, अंग्रेज तो चालाक बहुत थे भाई, बहादुर लोग हैं, आर्मी में तो चाहिए, लेकिन इनकी रेजिमेंट नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि कुमाऊं रेजिमेंट में जितने भी अहीर सोल्जर्स हैं जो लंबे तगड़े हैं, उनको कुमाऊं रेजिमेंट में ले लो। तो कुमाऊं रेजिमेंट में वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अहीरों ने बड़ी ज़बरदस्त आर्मी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी के बाद लोगों ने सोचा, मेरे रिश्तेदारों ने हरियाणा में सोचा कि शायद हमारी अहीर रेजिमेंट बन जाएगी, लेकिन वो बनी नहीं। आपका मैं सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं भी 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ, एक आर्मी में या नेशनल डिफेंस में फाइट करने का एक कल्चर है। और दादा किशन की जय करके जो हमारा जो वॉर क्राई है, वो पूरे 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ हरियाणा में, उसके गांवों में वो हमारा एक तरह का कल्चर और हमारा एक फैब्रिक है, हमारे डीएनए में है। तो इसीलिए जब ये फैसला किया गया, तो जवानों ने, ये लिखा भी हुआ है, जवानों ने आपस में फैसला किया, हम 1857 वाली नारनौल वाली लड़ाई जैसी लड़ाई लड़ेंगे जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उनमें वो एक ऑलरेडी जोश था, जज्बा था, और वो एक अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का एक 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 मतलब, जैसा मैंने बोला, वो उनके डीएनए में था। तो उस वजह से मेरे को लगता है, बिकॉज सी और कोई रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज लार्जर देन लाइफ। अनलेस आपके एक एक शरीर के एक एक सेल में अगर ये बसा हुआ हो कि मेरे को अपने भारत की रक्षा करनी है, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरे परिवार वालों को बाद में कुछ ना मिले, लेकिन मेरे को देश के लिए लड़ना है। जब तक इस तरह की एक भावना जो है, जो लार्जर देन लाइफ है, वो आपके अगर जब तक जहन में ना आए, तब तक ऐसा नहीं कर पाओगे। और मैं क्योंकि उस एरिया का हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है। मेरे को लगता है इसी कारण से वो इतनी ज़बरदस्त लड़ाई को लड़ पाए, अदरवाइज कोई रीज़न मेरे को नज़र नहीं आता। इस युद्ध के दौरान बहुत छोटी छोटी घटनाएं भी हुई थी जो एग्जाम्पलरी करेज को दर्शाती हैं सोल्जर्स के। एक घटना हुई थी एनके गुलाब सिंह की और सिंह राम की, तो मैं वो चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताएं। देखिए क्या हो रहा था कि जैसा मैंने आपको बोला, 7 प्लेटून, 8 प्लेटून, 9 प्लेटून। 7 प्लेटून को लीड कर रहे थे नायब सूबेदार सुरजाराम, उनके साथ में लगभग 35 सोल्जर थे। जब चाइनीज़ वेपन रेंज में हमारे आते तो हम फायर करते, लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर में थे, आते रहे, हमारे भी सोल्जर साथ में मरते जा रहे हैं। तो जब बहुत कम बचे, तो सिंह राम ने और गुलाब सिंह ने सुरजाराम को बोला कि उनकी जो एमएमजी है वहाँ, मीडियम मशीन गन, वो एक मेन कारण है जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ पे मर रहे हैं, हम जाके उसको कैप्चर करते हैं। तो सुरजाराम ने बोला कि ये तो सुसाइड मिशन है जी, कि अगर हम उस एमएमजी को जाके कैप्चर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो पूरा हम जाएंगे तो हम ये तो सुसाइड हो जाए। तो उन्होंने पूछा प्लेटून कमांडर से कि भी आपके पास कोई बेहतर उपाय है? तो बोला मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। बोला सर पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमको पीछे जाना नहीं है, और यहीं खड़े होकर हम उनकी गोलियां खाते रहें, उससे बेहतर ये है कि हम जाके उनके वेपन को ही कैप्चर कर लेते हैं, जो एक इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन सुरजाराम ने वो अप्रूव किया और इन दोनों ने फैसला किया कि हम जाएंगे। तो ये पत्थरों में छुपते हुए आगे गए। लास्ट के 50 मीटर उनको एक समतल एरिया में उनको भाग के, उनके पास 2 LMG थी और उसको कैप्चर करना था। अब आप सोचिए, पूरी चाइनीज सोल्जर्स वहाँ खड़े हुए हैं, उनके पास में MMG है। फिर ये वहाँ तक तो पहुँच गए और फिर भागे, और जब ये भागे अपनी वॉर क्राई चिल्लाते हुए, तो सबसे पहले आफ्टर फ्यू स्टेप्स ओनली गुलाब सिंह शहीद हुए। उसके बाद में सिंहराम फिर भी भागते रहे और लास्ट में लीप किया। ही वॉज अ वेरी टॉल पर्सन। वो लीप किया गन के ऊपर, और पीछे से जो सोल्जर देख रहे थे उनको लगा कि ये तो गन के ऊपर ही गिरे हैं, तो शायद उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन बाद में जनवरी में जब हमारी टीम, जैसे मैंने गया देखा, तो पता चला कि वो सिंहराम जो है तकरीबन 4-5 फीट जो है उनकी पोजीशन से दूर रह गए थे, तो कैप्चर नहीं कर पाए थे। इस वजह से जो हमारी प्लेटून थी पूरी की पूरी 100% प्लेटून वॉज सैक्रिफाइस्ड, प्लेटून 7। उसके बाद चाइना ने प्लेटून 8 पे फोकस किया, 100% प्लेटून 8 वॉज सैक्रिफाइस्ड। फिर वो प्लेटून 9 पर आए। ऐसी बहुत सारी हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पे थे उस टाइम पे, उनके साहस की बहुत सारी कहानियाँ उसमें। अच्छा, मैं समझना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिकली हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो वेपन्स थे उनके पास,
या फिर कहेंगे सामान युद्ध के, और चाइना के जो सैनिक थे उनके पास जो सामान थे, उनके हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनमें कितना अंतर था? और इतने डिफरेंस के बाद हमारे सैनिकों ने कैसे उनसे साहस के साथ मोर्चा थामा? बहुत ही अच्छा सवाल है ध्रुव। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसा हम सबको पता है कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, अब हमारा तब तक गरीब कंट्री इतना गरीब हो चुका था, अंग्रेज हमारे को सब चूस के जा चुके थे, हमारा कुछ भी हमारे पास बचा नहीं था। उस समय हिंदुस्तान की सरकार ने फैसला किया कि वर्ल्ड वॉर अब ये भी ख़त्म हुई है, पूरी दुनिया में उस समय कोई लड़ाई की बात नहीं करता था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उसके बाद हम 47 की बात कर रहे हैं 2 साल बाद, तो लोगों को ये लगता था इतने मिलियन लोग मर चुके हैं दुनिया में कि इसके बाद कभी वॉर नहीं होगी। उस समय ऐसा मूड था। तो भारत सरकार ने उस समय फैसला किया कि हम लोग अपनी आर्मी को, पुलिस को, इन सब को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो लेट अस फोकस ऑन एजुकेशन, लेट अस फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट अस फोकस ऑन मेकिंग डैम्स, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में देखेंगे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पास आर्मी वाले गए, उन्होंने बोला कि आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाए। तो फिर उन्होंने यही फैसला किया जो मैंने लिखा हुआ है, जो हर जगह रिकॉर्ड हुआ है, कि भाई इन पे फोकस बाद में करेंगे, पहले कंट्री की गरीबी को हटाने की कोशिश करते हैं। वी डोंट वांट आर्मी। इनफैक्ट उन्होंने ये तक बोला कि हमारे को इंडियन आर्मी की जरूरत ही नहीं है, पुलिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उनको ऐसा लगता था। लेकिन इससे विपरीत जब 1949 में चाइना में अभी जो करंट उनकी जो सरकार है, जिस भी तरह की सरकार है, वो जब आई, उन्होंने जब कंट्री को पूरा कंट्रोल में किया अपने, उन्होंने, वो भी इतने ही गरीब थे, उन्होंने फैसला किया कि हम फोकस करेंगे अपने डिफेंस पे और अपनी आर्मी पे। इस वजह से उनके वहाँ पे भुखमरी से बहुत लोग मरे, मिलियंस मरे, ये सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिकॉर्डेड है। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स लिए। हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो 62 तक जब लड़ाई की बात आई, तब तक चाइना अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका था। हमारे पास में, जवानों के पास में सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स थे। दोनों का रेट ऑफ फायर मैं सिंपल करके बोलूँ तो उसमें करीबन they were able to fire around 20 times quicker than us। आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? और एक छोटी सी बात बताऊं तो हमारे पास क्लोथिंग भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। -24-25 डिग्रीज के लिए तो आपको पता है ऐसे सब जीरो टेम्परेचर में किस तरह की आपको हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग चाहिए, वैसी क्लोथिंग नहीं थी। हमारे पास जो ग्लव्स थे वो इतने मोटे मोटे थे उंगलियों पे कि ऊन लगी हुई थी, और उसमें इस तरह का था कि आप अगर ट्रिगर गार्ड में अपनी उंगली डालोगे, ट्रिगर गार्ड में उंगली घुस ही नहीं सकती। आप ट्रिगर गार्ड में अपने वेपन की उंगली नहीं डालोगे तो ट्रिगर को पुल कैसे करोगे? तो जवान बेचारे अपना ग्लव्स निकाल के और ट्रिगर के अंदर उंगली डाल रहे थे। जैसे ही आप ट्रिगर पे उंगली लगाओ, नेकेड फिंगर -25 डिग्रीज में मेटल के ऊपर, वो मेटल के साथ चिपक जाएगी आपकी स्किन। ओके। और सारे सोल्जर्स की स्किन चिपक गई थी। आपको थोड़ा सा इससे पहले इसमें दोबारा आऊंगा, लेकिन आगे लेके चलते हैं। जब इन सारे जवानों की बॉडीज डिस्कवर की गई, इन शहीदों की, तब इनकी सारों की उंगलियां वेपन्स के साथ चिपकी हुई थी, हाथ काटे इनके। अभी भी मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं। तो अब लेकिन इसके बावजूद भी सोल्जर्स ने यह फैसला किया कि हम, उंगली भले ही चिपक जाए लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। और किस तरह से इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी थी। मेजर शैतान सिंह इसी चीज़ के लिए फेमस थे कि वो जवानों के बहुत करीब थे। तो ये जो चार्ली कंपनी थी और ये जो 13 कुमाऊं बल की जो पूरी बटालियन थी, ये उस ब्रिगेड में स्पोर्ट्स में सबसे आगे थी, सबसे फिट लोग इसमें थे। वो सारे प्रूफ्स और वो सारे चीज़ जो है वो मैंने किताब में भी दिए हुए हैं। तो इट वॉज अ वेरी फिट कंपनी, इट वॉज अ वेल ट्रेन्ड कंपनी, इट वॉज 100% मोटिवेटेड कंपनी, एंड उन्होंने ये फैसला कर लिया था, लास्ट मैन लास्ट बुलेट। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हो कि सोल्जर उनका, दुश्मन का मेरे वेपन के रेंज में आएगा तब मैं चलाऊंगा। अच्छा, गोलियां भी इकोनॉमी से चलानी है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल लिमिटेड है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने, आप बोल सकते हैं, पेशेंस, ट्रेनिंग, लीडरशिप, रिसोर्सफुलनेस, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारी, मतलब ये इन सारी क्वालिटीज़ का एग्जाम्पल मेजर शैतान सिंह और उनके ये 120 बहादुर जवान की कहानी में से जान सकते हैं।